Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Sadaqat Ali, your biology teacher. स्टूडेंट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। वैसे जो प्रोमिनेंट हमें मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, वाटर है, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनको हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये हमारी बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with study of chemical components and chemical processes in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन और उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करना हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी है, हम केमिस्ट्री क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री? इट्स नॉलेज इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। All structure of an organism have biochemical organization। देखिए, फॉर एग्जांपल जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम लाइफ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपाउज्ड ऑफ सेल्स। आखिर सेल भी तो किसी चीज से मिलकर बना है ना। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन आर मॉलिक्यूल, उनकी एक अपनी केमिस्ट्री है। लिपिड्स आर मॉलिक्यूल, इनकी अपनी एक केमिस्ट्री है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, अगर हम रेस्पिरेशन को समझना चाहते हैं, इसी तरह से डाइजेशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इन चीजों की केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मसलन अगर मैं डिस्कस करूं फोटोसिंथेसिस, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब है जब तक हमें केमिकल कंपोनेंट का नहीं पता होगा, हम लाइफ के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये जाहिर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसे मिलकर बने हुए और दो तरह के वो हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन द हाइड्रोकार्बन, जैसे वाटर है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस, सॉल्ट्स, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारी बॉडी इस तरह के कंपाउंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट कंपैरिजन दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल यानी कि मैमेलियन सेल्स। इनमें वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए और दूसरे कुछ एंजाइम, हार्मोन और मेटाबोलाइट्स और इनऑर्गेनिक आयंस की कंपोजिशन और इनका जो है ना वो कंपैरिजन दिया हुआ है। तो इसको हमने जनरली डिस्कस देख लेना है कि वाटर कितना है, प्रोटीन कितनी है। तो देखिए हमें ममासलत नजर आ रही है, वाटर 70%, क्योंकि हमने अगस्त वाइजमैन के बारे में पढ़ा, हमने और भी काफी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, डार्विन के बारे में पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन होती है। तो देखें यहाँ पे यानी कि सेल्स में ममासलत है कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन देखो मिलती जुलती है 15%, 80%, कार्बोहाइड्रेट 4%, 3%। तो देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है, माइनर सा। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के एंसेस्टर सेम ही है। किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल जो है डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू टेक सम केमिकल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल फॉर इट्स लिविंग मैटर। देखिए एक ऑर्गेनिज्म तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसको फूड और नरिशमेंट मिले, जब उसको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिले, तभी वो सर्वाइव करेगा ना। सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यू सब्सटेंसेस एंड चेंज देम केमिकली इन वेरियस वे। देखिए हम जिस तरीके से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के देखो टोटली नया कंपाउंड बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड डिपेंड ऑन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इट्स सेल्स मेंटेन विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारी बॉडी में हर वक्त केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं जो कि हमें डेली लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। जो सेल्स है
उनमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, हमने मुतअद्दिद बार देखा है, मुतअद्दिद बार हमने पढ़ा भी है। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल हम उनको कहते हैं ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेसेस नीड एनर्जी एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस रिलीज एनर्जी। तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, साथ एनर्जी रिलीज हुई। एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ये मिलकर बना देते हैं लार्जर मॉलिक्यूल। तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस जिसमें फॉर्मेशन होती है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट एनर्जी, इसमें ग्लूकोज बना, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत थी, हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन, मसलन ग्लूकोज है, इसकी ब्रेकडाउन हुई किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। हमारी बॉडी में साथ साथ बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, यानी कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस गो हैंड टू हैंड इन लिविंग सेल्स। complex molecule are broken down and resulting smaller molecule and are reused to form the new complex molecule। इस तरह के हम जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस साथ साथ जा रहे हैं, हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मेटाबॉलिज्म। इनके बड़े बड़े कोऑर्डिनेटेड मेटाबॉलिज्म क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल दोबारा से मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं, हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल coordinated metabolism की example interconversion of carbohydrate, protein and lipid that occur continuously in living cells are example of the coordinated and the anabolic coordinated catabolic and anabolic reaction। Student next बहुत important topic है importance of water। importance of water जो है, water हमारी लाइफ में इतना क्यों important है, तो सबसे पहली बात water medium of life है। मीडियम क्या है कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के मीडियम ऑफ लाइफ से मुराद जहां पे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम जो है वो वाटर है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मैच के लिए ग्राउंड की जरूरत होती है, तो अगर ग्राउंड नहीं होगा तो मैच तो नहीं होगा। मसलन पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का धुआंधार मैच होने जा रहा है, डेट डिसाइड हो गया, जगह डिसाइड हो गई, स्टेडियम डिसाइड हो गया, शहर डिसाइड हो गया, एन आखिरी वक्त पे आके पता चला कि ग्राउंड ही नहीं है। लो जी, क्रिकेट मैच तो नहीं हो सकता अगर ग्राउंड ना हो। इसी तरीके से ये मीडियम ऑफ लाइफ है, कैसे कि अगर वाटर है तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर के अंदर बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रुक जाएंगे। अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है जी, वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन टिश्यू में, बोन सेल में 20% वाटर होता है, ब्रेन सेल में 85% तक वाटर हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अभी मैं आपको बता चुका हूं, टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस। तो वाटर जो है काफी ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। वाटर बेस्ट सॉल्वेंट है। व्हाई वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट? बिकॉज वाटर अपने अंदर तकरीबन हर तरह की चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाती है, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होती हैं, बल्कि थोड़ी थोड़ी हद तक जो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल को भी डिसॉल्व कर लेता है, किसी हद तक नॉन पोलर को भी थोड़ा बहुत डिसॉल्व कर लेता है, जिस ऑयली सी सब्सटेंसेस होती हैं। तो वाटर इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस ड्यू टू पोलैरिटी। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें, वाटर का स्ट्रक्चर तो देखिए, ये एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलर मॉलिक्यूल। इस पोलैरिटी की वजह से वाटर अपने अंदर वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में
वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग भी हमें नजर आ रही है। तो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर पोलर सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, पॉपुलैरिटी नहीं, सॉरी गलत लिखा गया, पॉपुलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी। आयोनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि आयोनिक सब्सटेंसेस के ऊपर चार्जेस होते हैं, डिसोसिएट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप ऑन देयर मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन वाटर, नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस को भी ये जो है ना वो चार्ज होने की वजह से, अगर उनके ऊपर चार्ज है तो वाटर के मॉलिक्यूल आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सॉल्यूशन आयन एंड मॉलिक्यूल मूव रैंडमली in more favorable state, reacts with other molecule and ion। वाटर की मौजूदगी में आयोनिक सब्सटेंसेस और दूसरे मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से आपस में केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। जितने भी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो एक्वस मीडियम, एक्वस वाटर वाला मीडियम में हो रहे हैं, एंजाइम भी एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं। तो हम इसे हमने बात कही ना, व्हाट इज द मीडियम ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीडियम ऑफ लाइफ, कि अगर वाटर होगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे, तो एंजाइम एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं। इसके साथ साथ नॉन पोलर आयोनिक मॉलिक्यूल फैट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, ये फैट्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि नॉन पोलर है, लेकिन ये सारे के सारे जो फैट्स हैं जो नॉन पोलर है ये भी इनके 10% तक वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर थोड़ी बहुत। क्यों? वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर का मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग, वाटर के मॉलिक्यूल में वंडर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो थोड़ी सी स्लाइड सी अमाउंट में नॉन पोलर सब्सटेंसेस भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन मेजॉरिटी इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सब्सटेंस, फैट्स वगैरह। क्यों? ये इनसॉल्युबल है मुकम्मल तौर पर, तो ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये लिपिड्स से मिलकर बना हुआ है, तो अगर लिपिड बॉडी के लिए मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल हो तो फिर तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फैट्स जो हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मैंने आपको कह दिया। हमारी जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? लिपिड से। तो इस वजह से ये वाले जो फैट्स हैं जो कि इनसॉल्युबल है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। हीट कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ वाटर टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज इट्स ओन टेंपरेचर। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसी बॉन्डिंग की वजह से मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसकी वजह से वाटर अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अपने टेम्परेचर में भी खातर खा कोई चेंज नहीं आती। देखिए फॉर एग्जांपल हम एसी वाले रूम से बाहर निकले हैं, वहां पे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे हम बाहर आए तो टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो कितनी फ्लक्चुएशन है, 30 का फर्क है, लेकिन हमें होता कुछ भी नहीं। क्यों? हमारी बॉडी में वाटर है, वाटर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर के अपने टेम्परेचर में कोई खातर खा इजाफा नहीं होता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water from 52 degrees 16 degrees centigrade is 1. Reason, much of energy is used to break the hydrogen bonds. यानी कि हीट एनर्जी की वो मिकदार जो कि अगर वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने वाटर को हीट करना शुरू कर दिया तो टेम्परेचर 60 हो गया। जैसे ही 16 टेम्परेचर होगा हम हीट करना रोक देंगे। ये जो एनर्जी खर्च हुई टेम्परेचर को 1 डिग्री बनाने में, 15 से 16 डिग्री कन्वर्ट करने में टेम्परेचर को, हमने फॉर एग्जांपल 1 ग्राम वाटर लिया, हमने 50 टू 60 डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो वो जितनी कैलोरीज चाहिए होंगी हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। रीजन कि वाटर के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर भी यूज होता है वर्क फॉर ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। सडन थर्मल चेंजेस, मैंने अभी आपको बताया कि कमरे से बाहर निकले ना एसी वाले कमरे में कितनी सडन थर्मल चेंजेस आती हैं, लेकिन वाटर हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वाटर की सबसे ज्यादा है, यही फोर्सेस की वजह से। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, हम कहते हैं वेपराइजेशन, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। वाटर एब्सॉर्ब मच ऑफ हीट, ये इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं करेगा,
आपने देखा होगा हम धूप में फिरते फिरते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी से वाटर की इवेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं होती। तो कैलोरी एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड, कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो 574 किलो कैलोरी पर केजी एनर्जी चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर्स में, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट। मसलन पेट्रोल है, बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, अगर हम इनको खुला छोड़ने किसी बॉटल वगैरह में बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन वाटर इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। इसी तरीके से रेगुलेट हीट प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन, ये हीट की रेगुलेशन भी करता है। कूलिंग इफेक्ट अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी जगह पे दरख्त है या हम दरख्त की छांव में बैठना पसंद करते हैं, क्यों? वहां से ट्रांसपिरेशन हो रही है, वाटर के वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल रहा है और हमें वहां पे ठंडक का एहसास हो रहा है। हम अगर कोई हमें और शेड अवेलेबल हो और हमें दरख्त भी अवेलेबल हो तो हम दरख्तों के नीचे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वो दूसरे शेड के नीचे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं ना हो रहा। तो अगर हम सख्त गर्मियों में भी प्लांट के स्टेम्स को, लीव्स को हाथ लगाएं तो वो गर्म नहीं हमें नजर आएंगे, वो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे नजर आएंगे, क्योंकि जो वाटर है वो उनको ठंडा का एहसास देता है। इस तरीके से जब हम स्वेट ग्लैंड हमारे स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, हमें पसीना आता है, तो हमें तब भी ठंडक का एहसास हो रहा होता है। आपने देखा होगा सख्त गर्मियों में मजदूर बाहर काम कर रहे होते हैं, हमने गर्मी से रौला डाला होता है कि बहुत गर्मी है, बुरा हाल है, बहुत गर्मी है, लेकिन मजदूर बहुत आराम से काम कर रहा होता है। क्यों? पसीने से उसका जिस्म शराबूर होता है और वो पसीना जब इवेपोरेट करता है उसकी स्किन से, तो उसको ठंडक का एहसास हो रहा होता है। तो वाटर हीट रेगुलेशन के तौर पर भी हमारी बॉडी में काम करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर वाटर में से 2 ml वाटर की एवेपोरेशन हो जाए, तो बाकी जो 998 ml वाटर अब रह गया है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि वाटर जाता हुआ टेम्परेचर भी हीट को कम करके जाएगा। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड OH माइनस आयन। हमें पता है ये वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। जब आयोनाइजेशन होगी ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये भी जरा ध्यान से जरा देखिएगा, ये मैंने एक ही एरो लगाया भाई, 2 एरो, इधर भी एरो है, ये इधर भी ऐसे एरो है इधर, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसमें OH माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन जे मिल के दोबारा से भी वाटर बना देते हैं। रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड at 25 degree centigrade. The concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion is pure water is 10⁻⁻7। स्टूडेंट देखिए जो प्योर वाटर है इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, यानी कि मैं कह सकता हूं ये वाटर के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन हो गई। अगर ये वाटर जो है ना वो 1 लीटर है तो इसमें 10⁻⁻7 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन होंगे। इन दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 10⁻14। आपने देखा होगा हम जब किसी चीज की पीएच मेजर करते हैं तो हम 14 डिजिट्स लेते हैं। रीजन क्या है? यही रीजन है। क्यों? वाटर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन -7, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, दोनों को प्लस करें 10 दोनों की 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 10⁻14। जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो वैल्यू 14 आए। यही वजह है कि पीएच के लिए डिजिट्स हम 14 लेते हैं, 1 से 14 तक। 7 पीएच न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, राइट। तो यही वजह है हम पीएच के लिए 14 डिजिट्स लेते हैं। इफेक्ट क्या है? हाइड्रोजन एंड OH आयन जब होंगे तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इन आयन की वजह से केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से जो है वो हो सकते हैं। वाटर हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। देखिए हम बात कर जा रहे होते हैं, सफर पे जा रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, रिक्शे में बैठे होते हैं, बाइक में बैठे होते हैं, तो बात करते हमारी आंखों में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं। जैसे ही आंखों में डस्ट पार्टिकल जाते हैं हम फौरन रबिंग स्टार्ट कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो देखो नेचर ने कितना अच्छा इंतजाम बनाया। हमने तो अपनी आई बॉल को रब करते हुए डैमेज करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आईज ने फौरन टीयर ग्लैंड ने टीयर प्रोड्यूस कर दिए। रिजल्ट क्या हुआ कि रबिंग एक्शन जो उसका फ्रिक्शन का एक्शन है वो खत्म हो जाएगा। हमारे आई बॉल को हम जैसे मर्जी अपनी आईज को रब करें, हमारे आई बॉल को कभी डैमेज नहीं होगा।
तो वाटर एक्सीलेंट लुब्रिकेंट भी है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन. फॉर एग्जांपल टीयर प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ आवर आईज फ्रॉम द रबिंग ऑफ द आईलिड. वाटर आल्सो फॉर्म fluid or cushions around organs that help in protect of from trauma. आपने देखो का बेटे अगर बच्चे धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, वो थोड़ा सा अपने फेस इंप्रेशन बिगाड़ के हंसते हुए खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता. कभी देखा हमने कहा कि ये बच्चा जोर से नीचे गिर गया और इस बच्चे को डेंट पड़ गए? नहीं, उसकी तशरीफ वाली जगह पे डेंट पड़ गई, जिस वो जो है ना वो बटक रीजन धड़ाम करके नीचे गिरा, कभी बच्चे के डेंट पड़े नहीं. क्यों? ये वाटर हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और हमारे ऑर्गन को ट्रॉमा और इंजरी से भी बचाता है. तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर भी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.